हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। आगाज कर लेते हैं फटाफट हरियाणा का, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा की मुख्य खबरों के बारे में। 5 महीने के इंतजार के बाद आज से दिल्ली NCR में मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। गुरुग्राम में भी मेट्रो के साथ रैपिड का संचालन शुरू हुआ। दिल्ली के समयपुर बादली और गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सुबह 7 बजे मेट्रो रवाना की गई। रैपिड मेट्रो के कॉरिडोर पर भी दोनों ओर से सुबह 7 बजे से रैपिड मेट्रो शुरू की गई। पहले चरण में मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक ही चलेगी। इस दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन में सैनिटाइजर होंगे। मास्क पहनने के बाद ही एंट्री मिलेगी। मेट्रो में एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने की अनुमति होगी। सवारियों के उतरने पर ही सवारियों को चढ़ने दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 2277 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 76,000 को पार कर चुका है। कोरोना से अब तक कुल 806 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। गुरुग्राम से 303, फरीदाबाद से 276, करनाल में 246, कुरुक्षेत्र से 230, अंबाला से 190, पानीपत से 175, पंचकुला से 137 और हिसार से 120 नए मामले सामने आ चुके हैं। नांगल चौधरी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। नारनौल के गांव बशीरपुर में एक शख्स ने जब अपना कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम व्यक्ति के घर पहुंची और परिवार को आइसोलेट कर घर को सैनिटाइज किया गया। और वहीं 2 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसकी चपेट में हर आम और खास लोग आ रहे हैं। पृथला से विधायक नयनपाल रावत के निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया है। इस बात की जानकारी विधायक नयनपाल रावत ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर मैंने खुद को होम आइसोलेट किया है। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है जो उनके संपर्क में आए थे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस वायरस से संक्रमित पाए गए। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों के निर्देश के अनुसार बाकी के टेस्ट किए जा रहे हैं। आप सभी की दुआओं से शीघ्र ही ठीक होकर आपके बीच वापस लौटूंगा। जो लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया स्वयं आइसोलेट हों और अपनी जांच कराएं। बिजली समस्या को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रविवार को एक्शन में दिखे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली विभाग के CMD शत्रुजीत कपूर और अधीक्षक अभियंता SS सांगवान को तुरंत फोन किया और बिजली की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 5 घंटे तक होटल में हैं और इस बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। होटल में कुछ लोग बिजली पाने की समस्या को लेकर ओपी धनखड़ से मिलने आए थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने शहर के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान जब ये बात उनके समक्ष रखी गई तो उन्होंने तुरंत मामले में समाधान करने के आदेश भी दिए। हिसार के कोहली गांव में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण कर ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प दिलाया और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने को तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल इस दौरान रखा जाएगा, लेकिन जब केंद्र सरकार इस बारे में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं करती तब तक हरियाणा में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महज 7% वन क्षेत्र है और आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार इसे 20% तक करने की योजना बना चुकी है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य और अन्य कोई भी समस्या है तो तुरंत दूर करें।
राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हम सभी जनता के नौकर हैं, इसीलिए सबका फर्ज बनता है कि आमजन की समस्याओं का समाधान करें। कमलेश ढांडा ने कहा कि जितनी भी सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ संबंधित व्यक्ति को देना सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता बीजेपी नेताओं पर निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें याददाश्त को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी दल के नेता सामान्य बीमारियों के लिए भी विदेश की उड़ान भरते रहे हैं। सी मनोहर लाल और दूसरे बीजेपी नेताओं ने अगर लोगों के बीच रहते हुए सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लिया तो इसमें बुरा क्या है। बड़ौदा में इनेलो नेता अभय चौटाला के रोड शो में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़े। बिना मास्क पहने लोग समारोह में शामिल हुए। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के बहाने जेजेपी को इशारों में जयचंद बताया। बहादुरगढ़ के पटेल नगर के लोग पानी की निकासी न होने के चलते काफी परेशानियों में हैं। लोगों की शिकायत है कि पानी निकासी न होने की वजह से गलियों में सीवर और नालियों का गंदा पानी भर जाता है। बारिश के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं और गंदगी के चलते लोगों की सेहत को भी काफी नुकसान हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। रहवासियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। तो वहीं वार्ड पार्षद के पति ने पिछले नेताओं पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम शुरू कर दिया गया है, सीवरेज लाइन को जुड़वा दिया गया है। रेवाड़ी में युवाओं ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर ताली, थाली और ड्रम बजाकर प्रदर्शन किया। स्वराज इंडिया पार्टी के बैनर तले युवाओं ने सरकार से सवाल किए। युवाओं ने हाथों में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। युवाओं का कहना है कि 2019 में आए आंकड़ों में प्रदेश में बेरोजगारी 32% पर थी। कोरोना काल में असंगठित तो क्या, संगठित क्षेत्रों के लाखों युवा भी बेरोजगार हुए हैं। युवाओं का आरोप है कि युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सरकार बेपरवाह है, लापरवाह है। युवाओं की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में मॉडल कोड लागू हो, जिससे समय समय पर भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन से लेकर भर्ती तक अधिक से अधिक 9 महीने में पूरे हों। अव्यवस्था की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। एसएससी भर्ती प्रक्रिया तुरंत पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो। पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग को लेकर 84वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में पीटीआई टीचरों की बहाली की मांग को लेकर चर्चा नहीं होने पर धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अब नई रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। घरौंडा नई मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान 3 अध्यादेश को लेकर किसानों, आड़तियों और मजदूरों ने विरोध किया। इस दौरान किसानों और आड़तियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि पूरा देश का कृषि बिजनेस खतरे में है। 3 अध्यादेश हमारे देश की कृषि का डेथ वारंट है। किसानों ने कहा कि किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ पीपली में 10 सितंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा और किसानों ने इस ऐतिहासिक रैली में ज्यादा से ज्यादा किसानों को आमंत्रित किया है। सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन की बैठक कर रोष जाहिर किया गया। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स और महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर्स की मांग है कि शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी वर्कर्स की भूमिका स्पष्ट की जाए। इसी के साथ आंगनबाड़ी वर्करों ने अध्यापकों का दर्जा दिए जाने की मांग की। आंदोलन में शामिल सुपरवाइजरों ने ऑनलाइन तबादला नीति पर रोक लगाने की मांग की।
रोहतक में रोडवेज तालमेल कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक 2 सितंबर को होनी थी, लेकिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों ने एक बार फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रोडवेज की बेड़े में बसों को बढ़ाने जैसे मुख्य मांगों को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार से लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। प्रदेश के सभी आईटीआई के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी की। रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन फॉर्म और सर्टिफिकेट समेत फीस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ताकि दाखिले के इच्छुक युवाओं को संस्थानों में न जाना पड़े। यमुनानगर में महात्मा गांधी आईटीआई के प्रिंसिपल तरुण कुमार के मुताबिक ये पहली बार होगा जब विद्यार्थी आईटीआई हरियाणा पर भी आईटीआई ट्रेड और सीटों के ब्यौरे के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दाखिले की प्रक्रिया में भाग लेंगे। फरीदाबाद में रेलवे लाइनों के पास बनी करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन के पास बनी झुग्गियों को जल्द हटाया जाएगा। इन झुग्गियों में करीब 12,000 लोग रह रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से उन झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए हैं, जिन्हें रेलवे लाइन के इलाके के पास अवैध कब्जा करके बनाया गया। नूंह में सफाई अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुन्हाना खंड के गांव ठेक में कुछ लोग धार्मिक स्थल और घरों के पास कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों ने काफी परेशानी हो रही है, ऐसा बताया। इस गंदगी से जहां एक और बदबू से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। गांव के शेरू ठेकेदार बताते हैं कि चकबंदी के वक्त सरकार ने उनके गांव की फिरनी के साथ साथ लोगों को कूड़ा डालने के लिए गड्ढे दिए थे। अब ये गड्ढे गांव के बीचों बीच आ गए हैं। चारों ओर मकान और धार्मिक स्थल बन गए हैं। गड्ढों में लोग कूड़ा और मरे हुए जानवर डाल देते हैं। उनके मकान इन गड्ढों के सामने हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। सोना के गुज्जर घाटी वार्ड नंबर 17 के रहने वाले चाचा भतीजे ने एक विवाहिता को उधार रुपए देने के नाम पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और वही महिला की अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर बार बार प्रताड़ित किया गया। महिला से जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी भी हड़प ली गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत भोंडसी जेल में भेज दिया। पंचकूला पुलिस ने मोरनी में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये सेक्स रैकेट भाजपा युवा मंडल ब्लॉक प्रधान के होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता और होटल मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली ग्राहक होटल में भेजकर मौके से मैनेजर को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लड़कियों को भी छोड़ा गया। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। और वहीं पुलिस ने आरोपी मैनेजर को जिला कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर भेजा। पिछले लंबे समय से NH-48 के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस ने अब इस मार्ग पर नाइट विजन कैमरे लगाने का निर्णय लिया, जो हाईवे के लुटेरों पर नजर रखेंगे। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाईवे पर आए दिन होने वाले लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में कमी लाने के लिए जल्द ही दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब 25 किलोमीटर के रास्ते में राजस्थान बॉर्डर तक नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। नाइट विजन कैमरे हाईवे के लुटेरों और अन्य अपराधियों पर पैनी नजर रखेंगे। इसी के साथ धारूहेड़ा में CIA को एक इंस्पेक्टर सहित पूरा स्टाफ दिया, जो इस मार्ग पर रात में पेट्रोलिंग कर अपराधियों की धरपकड़ का कार्य करेंगे। यमुनानगर जिले के कई गांव बिजली विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हर साल यमुना में पानी आने से यमुना के बीच लगे बिजली के पोल गिर जाते हैं, तारें टूट जाती हैं, जिससे नकुम गांव, पोबरी गांव और गुचा बांस गांव में बिजली कट जाती है।
ये बिजली संकट कई बार तो महीनों तक चलता रहता है, लेकिन शिकायत के बाद बिजली विभाग आंखें मूंद कर बैठा रहता है। परेशान होकर गांव के लोग ही पैसा इकट्ठा करके यमुना में उतरकर पोल को वापस ठीक करते हैं, जिससे उनको जान का खतरा बना रहता। गांव वालों का आरोप है कि जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अभी इसे ठीक होने में 4 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी यमुना में पानी ज्यादा है। अंबाला के बहुगांव में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि 31 अगस्त की शाम राजवीर सिंह पर बाइक सवार कुछ युवकों ने डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर स्थिति में राजवीर सिंह को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस ने दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में युवक की गंभीर हालत को देखते हुए आरोपियों पर हत्या की कोशिश करने के मामले दर्ज किए गए। फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चारों को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों नशा तस्कर राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 140 ग्राम अफीम भी जब्त किया। पकड़े गए तीनों नशा तस्कर स्विफ्ट गाड़ी में अफीम की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने धांगड़ गांव के पास नाकेबंदी कर इन तस्करों को काबू किया। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं फतेहाबाद के डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए नशा तस्कर दिनेश को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, ताकि मुख्य सप्लायर का पता लगाया जा सके। नांगल चौधरी क्षेत्र में जिला पुलिस कप्तान चंद्रमोहन के दिशा निर्देश पर डीएसपी राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस से संबंधित मिली शिकायतों का मौके पर ही निदान किया। लोगों ने पुलिस के इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सराहना भी की। डीएसपी राज सिंह ने बताया कि पुलिस वक्त वक्त पर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है और लोगों के बीच जाती रहती है। इससे पुलिस के प्रति लोगों के दिलों में जो भावनाएं हैं उनमें बदलाव आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शरारती तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर छुप नहीं सकेगा। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।